हेलो क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग होने वाला है। और जैसा कि हम सारे बोर्ड्स का ध्यान रखते हैं, तो चाहे आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड में हो, आपका ध्यान जरूर रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। इंट्रोडक्शन तो सारे पढ़ा रहे ना, आपको थ्योरीज बता रहे, सारी चीजें बता रहे हैं। तो चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लो कि एक बंदा था, उस बंदे ने बिजनेस शुरू किया। कितने का? 10 लाख का बिजनेस करता है हर रोज, परफेक्ट। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। 10 लाख का सेल्स कर रहा है वो, बट फिर भी वो लॉस में है। 10 लाख का सेल्स करके भी वो लॉस में है। तो ऐसा क्यों होता है, ये चीजें 5 मिनट में समझ जाओगे। तो एक ना इमेजिनेशन करो, एक इमेजिन करो कि एक रमेश था जिसका एक बिजनेस था। बिजनेस में सब कुछ सही चल रहा था। रमेश के किराना का दुकान था, कस्टमर आ रहा है, माल बिक रहा है, पैसा कमाता है, सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। 10 लाख का माल भी परचेज किया उसने, और रोजाना कस्टमर आ रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन साल भर पैसा आता रहता है, परचेज सेल्स एक्सपेंस सब कुछ हो रहा है। क्या होता है, धीरे धीरे समझोगे। लेकिन सेल्स तो 12 लाख का हुआ है, ठीक है। रिकॉर्ड तो किया नहीं उसने। रमेश बिजनेस तो चला रहा है, पर वो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। तो अब रिकॉर्ड ना करने के कारण रमेश तो खुश है कि मेरा 12 लाख का सेल्स हुआ है, पैसे तो दिख रहा है मेरे को। लेकिन जब दिसंबर आया तो रमेश ने अपना जब बैंक बैलेंस चेक किया, तो उसका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा खाली है। खाली पूरी तरह से। हो सकता है कि 10-20 हज़ार रुपए रहे, बट क्या 12 लाख के कंपैरिजन में था? बिल्कुल नहीं। तो रमेश कंफ्यूज हो गया कि मेरा सेल तो 12 लाख का था, तो कहां से गया सारा पैसे? 10 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, ऐसा क्यों दिख रहा है? तो ये सारी चीजें क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, कोई हिसाब नहीं था, ना ही कोई प्रूफ था कि बिजनेस में पैसे कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। तो इन सब के वजह से बिजनेस को कुछ मतलब रमेश की जो बिजनेस थी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें ऐसे हो क्यों रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ही आप पढ़ते हो। हर चीज का सॉल्यूशन ही तो है कॉमर्स में, जो कि है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ही सारी चीजों का सॉल्यूशन है। इसमें करते क्या हो आप? सबसे पहले अगर रमेश ने अकाउंट्स रखा होता, सपोज कि अगर रमेश को भी पता होता, रमेश भी पढ़े लिखे होते और उनको भी पता होता कि अकाउंट्स क्या होता है, तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करते। क्या करते? वो रिकॉर्ड करते। और जितना प्रॉफिट होता है, कितना क्या हो रहा है, कितना परचेज कर रहे हैं, कितना सेल हो रहा है, कितना उधार में माल बिका है, कितना उधार में हमने माल खरीदा है, सारी चीजों को रिकॉर्ड करते। और इससे होता क्या है, ये अंधेरा हटाता है और सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, सारी चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो अब सिंपल वर्ड में अगर समझो तो अकाउंटिंग वो सिस्टम है जो हर ट्रांजेक्शन का हिसाब रखता है, ताकि आप अंधेरों में ना रहो, अंधेरे में खो ना जाओ, है ना। तो कॉन्सेप्ट अब समझो कि कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों ऐसा, मतलब सारी चीजों को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही क्या है। जैसा अभी रमेश के एग्जाम्पल से समझा, अगर सेल्स हो रहा है 12 लाख, 10 लाख, परचेज हो रहा है 10 लाख, 12 लाख का, तो आपको लगता है कि एक ह्यूमन माइंड के लिए वो सारी चीजों को याद करके रखना, वो भी पूरा थ्रू आउट द ईयर, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, है ना। वही सेम चीज है, मेमोरी लिमिटेड है, किसका? ह्यूमन का। और बिजनेस में तो थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, इन सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग का जन्म हुआ। और इसी वजह से अब आप समझो कि हमको अकाउंटिंग तो करते हैं, पर अकाउंटिंग में हमें किस किस चीज की नीड होती है, और वो भी क्यों क्यों करना है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग में, वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, है ना। आपको पता होना चाहिए कि इस साल का मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। 12 लाख की सेल्स है, पर उसमें प्रॉफिट आपको पता है कितना हुआ? नहीं पता है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, ताकि आपको ये समझ में आए कि साल के एंड में कितना कमाई हुआ है। बिना अकाउंट्स का पता, बिना अकाउंट्स बनाए नहीं पता चलेगा ना। सिमिलरली फाइनेंशियल पोजीशन भी तो जाननी है कि बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, एसेट कितना मेरे पास है, लाइबिलिटीज कितना है, कितना मैंने उधार ले रखा है, कितना मेरे पास पैसे स्टॉक में पड़े हुए हैं, कितने मेरे पास गुड्स स्टॉक में पड़े हुए हैं, कितने मेरे पास बाकी सारी चीजें लाइक मशीनरी वगैरह। टैक्स, अब जरा सोचो, बिजनेस तो चला रहे हो, टैक्स भी तो देना है गवर्नमेंट को। अब तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, तो टैक्स कैसे दोगे? तो ये सारी चीजों को गवर्नमेंट को प्रूफ देने के लिए भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही साथ आप डिसीजन ले सको। किस चीज का डिसीजन? अगर आपका एक छोटा सा दुकान है और सपोज आपका दुकान बहुत अच्छा चलता है, आपका सेल्स बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि एक और दुकान मैं खोल लूं। लेकिन अगर आपका वो बिजनेस बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, तो क्या आप सोचोगे कि मैं एक और बिजनेस करूं? बिल्कुल नहीं। तो वही सिंपल, एक्सपैंड करना है या नहीं, डाटा चाहिए होगा डिसीजन के लिए। तो इन सब चीज के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं। और सबसे लास्ट चीज, थर्ड पार्टी को कन्विंस करना। सपोज अगर आपको एक लोन की जरूरत है, आपको पता है कि मेरा जो बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आपको लोन चाहिए। अब आप जब बैंक में जा रहे हो, बैंक पूछेगी कि आपका सेल्स कितना है। आप बोल तो रहे हो आपका बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, मुझे दिखाओ तो कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है। तो ये सारी चीजों के लिए भी रिकॉर्ड यानी अकाउंटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझो कि
जो अकाउंटिंग है उसका जन्म कहाँ पे हुआ, तो उसको बनाया था लूका पेसियोली ने, कब, 1949 में। और उन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम दिया था। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, किसी को नहीं पता, अरे छोड़ो ना, नहीं पता है, आगे तो समझ जाओगे ना। तो हाँ, डबल एंट्री सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और जो भी लोग सीबीएसई में है उनके लिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और एक और बात, ये जितने भी थ्योरी मैं लिखवा रहा हूँ इसका आपको पूरा का पूरा लिंक, यानी पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसका ऑडियो रिवीजन हर एक लेक्चर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जी ड्राइव के फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगर आप कहीं चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बस कान में ईयरफोन लगा लो और आपको पूरा का पूरा चीज रिवाइज हो जाएगा। बट उसके लिए आपको सारे लेक्चर्स को कंप्लीटली देखना जरूरी है। हाँ, तो अब समझो कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होता है। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि उस चीज को डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग क्या है। लेकिन क्या डिफाइन करना है सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो गलत है, वो सही है? अगर सपोज एक कुत्ता है, कुत्ते को मैंने बोला कि नहीं उसका 2 कान होता है, 4 पैर होता है, और किसी ने बोला नहीं पहले 4 पैर होता है फिर 2 कान होता है, तो क्या कोई गलत है? नहीं, दोनों सही है, बस उनका बताने का तरीका अलग है। सिमिलरली तो जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है उसको सबसे इंपॉर्टेंट किसने दिया है? AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने क्या डेफिनेशन दिया है, चलिए देखते हैं। पर डेफिनेशन समझना कोशिश मत करो, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाइंग मतलब क्या है, परचेज है, सेल्स है, क्या है, उसको क्लासिफाई करना है, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इस तरह से समराइज करना है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो, मतलब पैसे के फॉर्म में उसको समराइज करना है। किसको? ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर ऑफ, मतलब जो सिंपली रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। किस चीज का रिजल्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, सेल्स का, परचेज का, और बाकी सारी चीजों का, सारी चीजों को चेंज कर सकता है। AICPA का डिसीजन जो डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सीबीएसई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कुछ याद रखो ना रखो, आपको AICPA का डेफिनेशन याद रखना ही पड़ेगा। दूसरा होता है AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इसमें ये भी कौन था? अमेरिकन का ही द्वारा दिया हुआ था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स था, AICPA। यहाँ पे क्या है? AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ये भी अकाउंटिंग का एसोसिएशन है, सिंपल समझ लो। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economical information to permit informed judgments and decision by the users of information। ठीक है, तो अब समझो कि अगर ये जो ए का डेफिनेशन है या जो भी चीज आपने AICPA का या AAA का जिसका भी डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, आप समझने की कोशिश करो, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो इसके लिए ना मैंने इसका हर एक वर्ड का ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन रखा है। कैसे? सपोज कि अगर AICPA के हिसाब से सोच के देखें तो रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन को बुक में लिखना, यही है। तो अब जब हर ट्रांजेक्शन को हम लोग बुक में लिखते हैं तो आप सिंपल समझ लो कि इसको हम लोग कहते हैं जर्नल। मतलब ट्रांजेक्शन हुआ, उसको हमने किताब में लिख लिया, एक जगह पे लिख लिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिकॉर्डिंग, और उसको हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में जर्नल कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफाई करते हैं कि परचेज कहाँ है, उसको एक जगह लिखते हैं, सेल्स कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, उसको एक जगह लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप करना, ग्रुप करना इसको कहेंगे हम लोग लेजर। एक जैसा एक चीज को एक जगह पे उठा के रख देना। अब देखो ये जो भी फॉर्मेट है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल, लेजर और बाकी सारी चीजें आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ ही जाएगी, है ना, जब आप सॉल्व करोगे। तीसरा होता है समराइजिंग, रिजल्ट्स को एक जगह लिखना। मतलब अब जो भी चीज आपने लेजर में जो क्लासिफाई किया था, आपने परचेज को एक जगह लिखा, सेल्स को एक जगह लिखा, सारी चीजों को अब उन सब को इकट्ठा करके एक साथ लिखना, तो उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस या स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मुझे पता है, आपको नहीं पता है, धीरे धीरे जब आप सॉल्व करोगे अगेन आपको समझ में आ जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी क्या? अब देखो कोई भी चीज अगर मैं बोल दूं कि मैंने 2 बोरी आलू के बराबर का सेल किया, क्या ये इकोनॉमिकली सही है? आपको धीरे आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब हुआ, 2 बोरे आलू, ये क्या बात हुआ। तो सिमिलरली पैसों की फीलिंग्स आए आपके सेल्स में चाहे परचेज में, इस चीज को कंबाइन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में ही हम हमेशा करते हैं। मतलब सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, फीलिंग्स नहीं। मतलब आपका 2 लाख आलू, आपको 2 किलो बहुत पसंद है, तो ऐसा नहीं कि 2 बोरे आलू आप रख लो, आपको आलू खाना पसंद है तो आप इस चीज से रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना। साथ ही साथ इंटरप्रेट होना चाहिए, मतलब अगर आपका कोई भी रिजल्ट आया, आपका प्रॉफिट आया, लॉस आया, जो भी चीज आया, उसका क्या मतलब निकल रहा है, आप कैसे उसको समझ रहे हो, क्या आपको एक्सपैंड करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको समझना और साथ ही साथ डिसीजन लेने में हेल्प करना। और जो इन टर्म्स ऑफ मनी है इसमें सारे अकाउंट्स में काम आता है, और जो भी चीज इंटरप्रिटेशन है इसको हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। तो क्या ऑल अकाउंट्स आप पढ़ोगे? अरे ऑल अकाउंट्स का मतलब ये कि जो भी चीजें आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में बनाया उसमें आप मनी को यूज करो, दैट्स ऑल।
और साथ ही साथ इंटरप्रेटिंग में जो एनालिसिस है, क्या एनालिसिस आपको पढ़ना पड़ता है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप अब तक जो करते आए हो उसको समझने की कोशिश करो, है ना, बस यही एनालिसिस है। साथ ही साथ अब ना एक फ्लो याद रखो कि आपको बताया गया जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो अब इसका फ्लो क्या होता है, मतलब कैसे आप क्या पहले लेजर बनाओगे, फिर बना लेते हैं बैलेंस शीट, फिर बनाते हैं जर्नल, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग रफली जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग जर्नल। साथ ही साथ अब उसको हम लोग सेपरेट ग्रुप में डाल दिए, अब उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेजर। अब जो सेपरेट ग्रुप में डालने के बाद जो रिजल्ट आया उसको अब हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसको कहेंगे ट्रायल बैलेंस। अब साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस तो बन गया ना, अब आपको प्रॉफिट्स जानने हैं, तो प्रॉफिट जानने के लिए आप बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी 3 ग्रुप होते हैं, क्या नहीं पता ना आपको ना मुझे, बस यही अज्यूम करके चलो, ठीक है। जब आप बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी फ्लो यही याद रखो, पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग का? AAA के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये अलग अलग यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। कैसे? ओनर या प्रोप्राइटर है तो प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, मतलब अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, जब आप उसको बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ इस साल का या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुश हो, नाचो, गाओ, लेकिन अगर लॉस हुआ तो बैठ के रो। तो सेम चीज, ये सारी चीजें प्रोप्राइटर यानी ओनर को पता लगने के लिए ये सारी चीजें बनाते हैं। साथ ही साथ बैंक या लेंडर्स के लिए, क्या बिजनेस लोन जो ले रहा है बैंक से, क्या वो वापस दे भी पाएगा? तो ये कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन देख के, अकाउंट्स को देख के, किसका, बिजनेस का। सिमिलरली अगर हमने टैक्स बोला कि अरे गवर्नमेंट से 50,000 का टैक्स बनता है आपको, तो क्या गवर्नमेंट मान लेगी? वो बोलेगा अरे बुक्स दिखाओ अपना, देखे तो इस बार का कितना प्रॉफिट है। फिर जब देखेगा तो वो बोलेगा कि अरे तुम्हारा तो 50 करोड़ का प्रॉफिट है, तुम 5 लाख का टैक्स दे रहे हो, ये क्या बात हुआ? तो मतलब सिंपली आप उस हिसाब से चीजें नहीं कर सकते। एक सेकेंड, हाँ, तो हाउ मच टैक्स इज पेबल ये भी आपको पता चले। साथ ही साथ इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, सपोज आपका डी मार्ट है, डी मार्ट आपका पूरा का पूरा आप ही का है, तो उसमें क्या इन्वेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो इन्वेस्टर को भी तो पता चलना चाहिए कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो ये भी कैसे पता चलेगा? सेम बुक्स ऑफ अकाउंट से। एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज आपको कितने रखने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज को भी ये समझने के लिए कि जिसमें हम काम कर रहे हैं क्या वो स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि आज 5 लाख का सेल होता है तो कल फिर अगला 2 महीने सेल ही नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, बहुत अनस्टेबल बिजनेस है। तो ये भी समझने के लिए कि क्या बिजनेस स्टेबल है, क्या मेरा जॉब सेफ है, ये भी समझने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जरा सोचो कि जो रमेश था अगर वो सही से रिकॉर्ड कर रहा होता तो उसको क्या क्या बेनिफिट होता। सपोज जनवरी में उसने क्या किया, माल खरीदा, कितने का, 50,000 का। फरवरी में माल को बेच दिया, क्या हुआ, सेल्स किया उन्होंने, कितने का, 70,000 का। अब देखो ये जो भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। माल जब खरीदा उसको भी रिकॉर्ड किया, तो कितने में खरीदा था, 50 में। सेम चीज़ अगर फरवरी में सेल्स यानी मार्च बेचा है माल को 70,000 में, तो इसको भी रिकॉर्ड किया। साथ ही साथ रेंट दिया, अब देखो बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस को चलाने के लिए रेंट भी तो देना पड़ेगा ना, जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, तो उसके लिए रेंट दिया उसने, कितने, 10,000 का। अब इसको भी रिकॉर्ड किया। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि 70,000 हमारा सेल्स है, इसमें माइनस करेंगे 50,000 माइनस 10,000 तो कितना हो रहा है, 10,000। तो ये 10,000 उसका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये चीज क्या हो गया, समराइज किया हमने। अब जब प्रॉफिट आ गया, अब इस चीज को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट जान के ये भी तो समझना पड़ेगा कि हमने 50,000 रुपए लगा के किस चीज पे, गुड्स पे, और 10,000 रुपए रेंट लगा के हमने 10,000 रुपए कमाए। क्या सही लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये सारी चीजों को इंटरप्रेट करना, इसी चीज को हम लोग इंटरप्रेट करता है, ठीक है। अब देखो लेक्चर 2 में आप लोग जो भी पढ़ोगे उससे पहले आप ये समझ लो कि तो अकाउंटिंग का मतलब तो आप समझ गए कि अकाउंटिंग क्या होता है। अब सवाल ये है कि सिर्फ प्रॉफिट देखने के लिए है या और भी काम करता है, मतलब प्रॉफिट आपने जो लाया, आपको पता चला कि 10,000 का प्रॉफिट आ गया, तो क्या सिर्फ ये प्रॉफिट देखने के लिए या इसका और भी काम है? तो इस चीज के लिए ना आपको नेक्स्ट टाइम में आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है, क्या इसका भी कोई लिमिटेशन है कि या कुछ चीजों को ये भी नहीं समझ सकता। ये सारी चीजें आपको लेक्चर 2 में समझने को मिलेगी। क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। अब साथ ही साथ अब आप ये समझो कि अगर आप सीबीएसई में हो तो आपके लिए एआईसीपीए और ट्रिपल ए दोनों का फुल मीनिंग जानना जरूरी है। लूका पेकियोली जो कौन है, अकाउंटिंग के फादर, उनके बारे में आपको एक मार्क्स के लिए सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए कंपलसरी है, और एआईसीपीए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, जो कि आपका टोटल 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है।
आईसीएसई में हो तो आप लोग सेम सीबीएसई की तरह है, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है आपके लिए। सेम जो सीबीएसई के लिए आईसीएसई के लिए भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड्स में क्या है, उनका वेटेज थोड़ा कम होता है इन सारी चीजों में। कैसे? बट आपको फिर भी सारी चीजों तो जाननी जरूरी है ना। अगर आप सीबीएसई बेस फॉलो कर रहे हो तो एक्स्ट्रा तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्किप करना है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है, सब कुछ सेम ही है। बट अगर आपके बुक्स में कुछ चीजें कम लिखी हुई है तो उसके हिसाब से आप लोग बस जज कर लेना कि इसमें कितनी चीजें ज्यादा है, और उसके हिसाब से आप लोग याद करो, है ना। अब जरा हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ा कि अकाउंटिंग एग्जिस्ट करता है क्योंकि ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है और बिजनेस का कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होता है और उसको याद करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो वो ह्यूमन मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा होता है। इंसान उन सारे ट्रांजेक्शन को पूरे साल याद नहीं रख सकती। इस कारण से इस चीज को हम मतलब अकाउंटिंग का हमें सबसे ज्यादा जरूरत होता है। फादर किसको कहते हैं अकाउंटिंग का? लूका पैसियोली को। कब उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम या फिर अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया? वो किया था 1494 में। क्या सिस्टम एंट्री किया था, इंट्रोड्यूस किया था? डबल एंट्री सिस्टम को। ओरिजिन यही है। एआईसीपीए जिसका जो एआईसीपीए मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो था, वो क्या करता था? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन करता था। कौन? एआईसीपीए। इसके बारे में डेफिनेशन इस फॉर्मेट में दिया। कैसे? पहले वो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समझाते हैं एंड देन क्लासिफाइंग, उसको क्लासिफाई करो। कैसे? पहले आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग लेजर, और साथ ही साथ समराइजिंग। समराइजिंग मतलब एक साथ इकट्ठा किया किस चीज को? जो सारी चीजों को हमने एक जगह लिखा था, मतलब क्या चीज को? जो चीज हमने क्लासिफाई किया था, लेजर को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस। एंड उसके बाद इंटरप्रेट यानी प्रॉफिट जो आया उसके बाद हम लोगों को क्या डिसीजन लेना है उसको इंटरप्रेट करना। साथ ही साथ ट्रिपल ए, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन। कौन देता है ये? ट्रिपल ए। देख लेना सारी चीजों का जो भी आपका डेफिनेशन है वो मैंने इसमें लिखवा दिया। आपको जो इसका लिंक है यानी आपका जो ये पूरा पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका ऑडियो रिवीजन सुनना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जर्नल, लेजर, स्टेटमेंट, जो भी चीजें होता है, मतलब जर्नल पहले बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। ये धीरे धीरे जब आप सॉल्व करना सारी चीजें शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज आपने क्या पढ़ा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू डिफरेंट यूजर्स। मतलब अगर जो आपने अकाउंटिंग बनाया है तो वो सारी चीजें किन किन लोगों को जरूरत पड़ सकती है। पहला था ओनर, ताकि वो ये समझ सके कि प्रॉफिट हमने इतना मेहनत किया साल भर तो कितना प्रॉफिट कमाया, जैसे इस केस में सिर्फ 10,000 प्रॉफिट था, है ना। साथ ही साथ टैक्स यानी गवर्नमेंट को टैक्स के रिलेटेड चीजों को जानने के लिए भी गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। हाँ, साथ ही साथ इन्वेस्टर जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है उसके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार कॉमर्स बडी चैनल को। और हाँ, जैसा कि आप जा रहे हो उससे पहले आप ये समझ लो कि जो भी चीज़ें आपको समझने वाली है, जो भी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है, लेक्चर 1 के जो भी चीज़ बाद है, वो सारी चीज़ें आपको ऑडियो रिवीजन फॉर्मेट में मिलेगी, जो कि आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कब? जब आपको रिवाइज करना होगा। और आपको टेस्ट सीरीज तो मिलने ही वाली है। जैसे ही कोई एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसका टेस्ट आपको इमीडिएटली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई एम साइनिंग ऑफ।